मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान। दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज के इस पठन के कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं। पेज नंबर 29। अभी बाबा जी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सह अस्तित्ववादी विधि से अभी जो विधियां काम कर रही हैं वो आस्था वाली विधि है, जिसको हम अध्यात्मवाद कहते हैं, या विज्ञान विधि है जिसको हम भौतिकवाद कहते हैं। तो बाबा जी के नजरिए से यानी जो सहअस्तित्ववादी विधि है, ये जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, इसका स्वरूप क्या होगा उसके बारे में बाबा जी बता रहे थे। परिवार से बाबा जी ने आरंभ किया था। पेज नंबर 28 पर 39(1) का जो पॉइंट है कि परिवार व्यवस्था में विश्वास निर्वाह निरंतर। तो जब ये सहअस्तित्ववादी विधि काम करेगी तो इसको देखना है कि सहअस्तित्व का जो स्वरूप है आदमी को कहाँ से समझना पड़ेगा। अगर मैं उस छोटी इकाई को देखूं जिसके साथ मैं अभी सहअस्तित्व में रहा हूं, संबंधों में खासकर, तो हम देखेंगे कि परिवार ही हमारे सामने खड़ा है। परिवार में ही मुझे समाधान और समृद्धि के साथ जीना होता है। परिवार के बाद अगला जो कदम आता है वो समाज का आता है, और समाज में क्या होता है कि उपयोगिता पूरकता विधि से मुझे समाज में जीना है। अभी मैं किस विधि से जी रहा हूं? जी तो अभी भी समाज में ही रहा हूं। तो अभी मैं जो जी रहा हूं वो सुविधा संग्रह विधि से जी रहा हूं, भौतिकवादी या अध्यात्मवादी विधि से जी रहा हूं। और जीना किस विधि से है? सह अस्तित्ववादी विधि से, उपयोगिता पूर्वकता को समझते हुए। तो तुम देखोगे ये सारे काम जो कल 5 काम बाबा जी ने बताए थे, वो 5 काम आज भी संसार में हो रहे हैं। आज भी संसार में शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन बाबा जी किसकी बात कर रहे हैं? मानवीय शिक्षा संस्कार की। आज भी न्याय है, जगह जगह न्यायालय खोल दिए गए हैं, और न्यायालय भी एक लेवल के नहीं। पहले तो पंचायतें फैसला करती हैं, और ये न्याय और सुरक्षा का काम है। तो न्याय सुरक्षा यहाँ पर पुलिस और कानून दोनों मिलकर कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी क्या न्याय हो पा रहा है? यहाँ बाबा जी जिस न्याय की बात कर रहे हैं वो न्याय दूसरा है। वो है संबंधों के साथ जीना, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करना और उभय तत्व को प्राप्त करना। उत्पादन कार्य आज भी हो रहा। ये समझना पड़ेगा। इस पुस्तक का नाम भी विकल्प है। बाबा जी विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं और कैसे जीना है कि हमें निरंतर सुख मिले, उसका विकल्प। उत्पादन कार्य आज भी हो रहा है। आज भी लोग अपने खेतों में फसलें उगाते हैं, उत्पादन करते हैं। फैक्ट्रियों में भी माल वहां पर उनका उत्पादन करते हैं। अभी जब तुम्हारे कॉल लगी थी, पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। आज वजीराबाद या वजीरपुर है अपने पास में, इंडस्ट्रियल एरिया शालीमार बाग के पीछे। वहां पे एक नकली फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें कई प्रकार की कोलगेट और ये इनो वगैरह और घर के और उपयोगी सामान वो बन रहे। सारे प्रोडक्ट नकली हैं। मतलब अपने दांतों की सुरक्षा के लिए जिस कोलगेट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसी में जहर घोल दिया। पेट में जब एसिडिटी बनती है, उस एसिडिटी को शांत करने के लिए मुझे इनो लेना पड़ता है। और आज पता लगा कि वो इनो भी नकली है। पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स उसके अंदर मिला दिए गए। तो कहाँ सुरक्षित है? उत्पादन आज जो हो रहा है, विनिमय आज जो हो रहा है, उत्पादन और विनिमय दोनों को एक साथ ले रहा हूं। उन दोनों का एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक लाभ कमाना।
और मैं आज बाबा जी की उस बात को फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि जब जब लाभ होता है तब तब शोषण होता है। लाभ और हानि दोनों ही शोषण का प्रतीक है। अगर मैं कोई चीज किसी से सस्ते में खरीद रहा हूं तो मैं उसका शोषण कर रहा हूं, जिससे मैं खरीद रहा हूं, दुकानदार। ऐसे दुकानदार अगर कोई सस्ती वस्तु मुझे महंगे में बेच रही है तो वो मेरा शोषण कर रहा है। तो ये लाभ और हानि की जो प्रवृत्तियां है, ये शोषणकारी प्रवृत्तियां है। आगे अभी स्वास्थ्य, संयम, इनको भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आज भी मानव जागृत है, सॉरी, जागरूक है। गलती से जागृत निकल गया। तो इतना जागरूक है मानव अपने स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन क्या आज वो स्वस्थ है? और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो क्या इजीली अवेलेबल है? कहते तो है कि हमारे आसपास में ही हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बन गए, सरकारी हो या प्राइवेट, और है भी। मुझे इलाज कराने जाता तुरंत मेरा इलाज आरंभ कर देते हैं, लेकिन पहले कार्यक्रम क्या है? पहले कार्यक्रम है शोषण का, लूट का। तो बाबा जी ने इन सभी पांचों आयामों का विकल्प दिया। क्या विकल्प दिया है? सहअस्तित्ववादी से इनका विकल्प दिया, जहां हम न्याय, धर्म, सत्य की रोशनी में इन पांचों आयामों पर चिंतन करेंगे, जो ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं। ये सारी चीजें जागृति की अवस्था में, जागृति की पूरकता में होगी। यहां मानव जागृत हो रहा है, वो समाधान और समृद्धि में जी रहा है। ये उससे आगे की बाबा जी ने बात रखी, और हमने बात की थी जब इस नए पॉइंट को चालू किया था। और बात ये थी कि बाबा जी ने केवल कोरी कल्पना नहीं की है, बाबा जी ने पूरा खाका तैयार किया है कि किस प्रकार से आदमी जिएगा, किस प्रकार से वो व्यवस्थित होगा, मानवीयता पूर्ण व्यवस्था क्या है, उसमें मानव कैसे व्यवस्था में रहेगा, किस प्रकार का उसका आचरण होगा, मानवीयतापूर्ण या पशुओं के समान। ये सारा बाबा जी ने क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज को डिफाइन करते हुए लिखा है। और ये आगे जो हमारी बाकी की पुस्तकें हैं, जो लगभग 10 पुस्तकें अभी हमारी है, वैसे तो 14 है, लेकिन जो 10 पुस्तकें बाबा जी ने लिखी है, 4 दर्शन 6 वाद 6, 4 दर्शन 3 वाद 3 शास्त्र, उनमें पूरा डिटेल से इस बात को समझा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 29 से आरंभ करते हैं। मानव मूल्य प्रधान, प्रमाण, वर्तमान, वैभव है। अब मानव मूल्य की बात करते हैं। मानव का मूल्य क्या है? जीवन मूल्य को तो हमने देख लिया, सुख, शांति, संतोष, आनंद। अब यहाँ पर मानव की जो क्वालिटीज है, किन मूल्यों के साथ जीता है, वो कौन कौन सी है? वो है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो अब जो वैभवित होगा, जब मानव समझदार हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, और जब वो अखंड समाज में जीने लगेगा, वहां पर क्या होगा? मानव मूल्य प्रधान। ये मूल्य प्रधान रहेंगे। ये जब मूल्य आचरण में आएंगे मानव के, और नॉट ओनली ए सिंगल आदमी, ये हर मानव का नियम होगा, मानव का मूल्य। तो उससे क्या होगा? जो प्रमाण, वर्तमान, जो मानव मूल्य प्रधान प्रमाण है, वो वर्तमानित रहेगा और वैभव रहेगा। वैभवित रहने का मतलब है कि ये एक पद प्रतिष्ठा पर स्थापित हो जाएगा, देव मानव, दिव्य मानव। आगे बात बता रहे, हर समझदार मानव जीवन मूल्य, सुख, शांति, अभय और सहअस्तित्व, इनको जीवन मूल्य बताया है। जीवन मूल्य के अर्थ में, हर समझदार मानव जीवन मूल्य के अर्थ में
मानव लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद, उनको प्रमाणित करना ही प्रमाण वर्तमान परंपरा है। यानी जो मानव है, हर समझदार मानव, हर जागृत मानव, हर ज्ञानवान मानव, वो जीवन मूल्यों के अर्थ में मानव लक्ष्य प्रमाणित करता है। जो मूल्यों का वो वहन करता है, जिन मूल्यों के साथ वो जीता है, संबंधों में जो निहित मूल्य है, जब उन निहित मूल्यों का वो पालन करता है, तो उससे उसको मानव लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और मानव लक्ष्य क्या है? ये पहले भी बार बार आया है। तो मानव लक्ष्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। जब दसों क्रियाएं उसकी चलती है मानव जीवन, तब ये मानव लक्ष्य उसको प्राप्त होता है। और बाद में सारा कार्यक्रम उस लक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए ही है। सुख, शांति, संतोष, आनंद। आनंद कहाँ पर है? आत्मा में। कब है? जब आत्मा सह अस्तित्व को, इसके साथ व्यापक के साथ सह अस्तित्व को अनुभव करे, और फिर मानव उसके बाद अनुभव हो जाने के बाद वो जो उसने जिया है सह अस्तित्व, वो जो उसने महसूस किया है, वो जो आनंद की अनुभूति वो कर रहा है, उस आनंद को प्रमाणित करने के लिए अब उसका कार्य व्यवहार होता है। हर परिवार मानव प्रधानतः स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य सहित अखंड राष्ट्र समाज के वैभव के अर्थ में प्रमाणित परंपरा वैभव। क्या बताएं? ये जो 18 मूल्य बाबा जी ने बताए, नो स्थापित और नो शिष्ट मूल्य, मानव इन मूल्यों को ग्रहण करेगा। और ऑलरेडी मानव में ये मूल्य है, केवल मानव को समझना है, उनको जांचना। जब मानव इन मूल्यों के साथ जिएगा, इनमें जब न्याय, धर्म, सत्य को प्रमाणित करेगा, तो अखंड समाज की जो परंपरा है वो चलेगी। अखंड समाज में किस चीज की परंपरा चलेगी? वो चलेगी मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए, और फिर वही वैभव हो। जैसे आज उल्टी परंपरा चलने के कारण सुविधा संग्रह का वैभव तो नहीं कह सकते। वैभव होने का ही मतलब है कुछ पॉजिटिव चीज है उसने होल्ड कर रखी। लेकिन अगर आज के इस संसार में हम जी रहे हैं, देख रहे हैं, तो पॉजिटिविटी तो कुछ है ही नहीं। उसने केवल और केवल सुविधा संग्रह, भोग, अतिभोग, लालच, इनको वहां पर सेंटर कर रखा। उनके ऊपर सारे क्रियाकलाप उसके केंद्रित। आगे है जागृत मानव परंपरा। अब क्या है? मानव परिवार व्यवस्था से आगे बढ़ता हुआ समझदार हो गया है और जागृति की परंपरा की तरफ बढ़ रहा है। तो जागृत मानव परंपरा में क्या होगा? तो जीने के वैभव में, जीवन मूल्य के अर्थ में मानव लक्ष्य प्रधान। जब आदमी जी रहा है, तो जीने में अभी क्या प्रधान है? अभी सुविधा संग्रह प्रधान। तो जब जागृत मानव परंपरा होगी, तो उसमें क्या चीज रहेगी? जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य, ये प्रधान रहेगी। जीवन मूल्यों को प्रमाणित करना, जीवन लक्ष्य को प्रमाणित करना। और कैसे प्रमाणित करना? अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्य व्यवहार के द्वारा। अगला है अखंड समाज वैभव में स्थापित वशिष्ठ मूल्य प्रधान। जब अखंड समाज की बात होगी, अखंड समाज मतलब पूरा समाज एक, तेरा मेरा की दीवार वहां से हट गई, तो इसमें क्या होगा? जो स्थापित और शिष्ट मूल्य है, जब ये जागृत मानव परंपरा होगी और अखंड समाज की बात होगी, तो स्थापित और शिष्ट मूल्य ये प्रधान होंगे। यानी पहले इनका ही कार्य, इनके अनुसार ही कार्य व्यवहार होगा। अभी देख रहे हैं ये अखंड समाज वैभव की जो बात है,
तो सीधी कनेक्ट हो रही है मानवीय शिक्षा संस्कार की सुलभता से। अब जब मानव अखंड समाज में व्यवस्थित हो गया और सभी मूल्यों का निर्वाह करने लगा, तो क्या होगा? सार्वभौम व्यवस्था सहज वैभव में मानव मूल्य प्रधान। अब मानव का मूल्य प्रधान कहां पर? सार्वभौम व्यवस्था में। जब ये पूरी प्रकृति को हम एक रूप में देखते हैं, एक सिंगल यूनिट के रूप में देखते हैं, हम अपने आप को अलग अलग सीमाओं में बांधते नहीं। जब हम इस रूप में देखते हैं तो क्या है कि सार्वभौम व्यवस्था सहज वैभव में मानव मूल्य प्रधान है। जब ये जागृत मानव परंपरा चलेगी तो इसमें प्रधान क्या होगा? मूलतः किस विषय पर बात हो? वो है मानवीय मूल्यों। तो बाबा जी जागृत मानव के बारे में बता रहा है। जब जागृत मानव की परंपरा चलेगी तो वहां क्या क्या होगा, कैसे कैसे परिवार सजेगा, फिर समाज सजेगा, फिर समाज के अंदर किस प्रकार लोग मूल्यों के साथ जिएंगे, और जब उनकी संतानें अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को शिष्ट मूल्यों के साथ, स्थापित मूल्यों के साथ जीता हुआ देखते हैं, तो उसी चीज की परंपरा बनी। जैसे वर्तमान स्थिति में बच्चा अपने मम्मी पापा को झूठ बोलते हुए देखता है तो झूठ सीखता है, अपने मामा पापा को झगड़ा करते हुए देखता है तो झगड़ा सीखता है। इसी प्रकार जब जागृत परंपरा बनेगी और जब बच्चे देखेंगे कि हमारे बड़े, हमारे मम्मी पापा, हमारे बड़े भाई बहन, ये सभी मानव लक्ष्य और जीवन मूल्यों का, स्थापित मूल्य और शिष्ट, जब इन मूल्यों का पालन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे भी करना शुरू कर दें। क्योंकि हम बच्चों को देखें तो बच्चे अनुकरण और अनुसरण करते हैं। जैसा हम करते हैं उसको देखकर वैसा ही वो एक्ट करते हैं। अनुकरण अनुसरण पर इस पर बात पहले हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब 39 का जो सब पॉइंट 2 है उसका भी सब पॉइंट 1, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सह अस्तित्ववादी विधि से, अब ये दूसरा है, दोनों में ही सह अस्तित्ववादी विधि से क्या होगा, कैसे होगा, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो क्या बता रहे हैं कि परिवार समूह सभा, वो जो 10 सोपानी व्यवस्था कल मैंने जिसका फोटो भेजा था उसके बारे में बात कर। परिवार समूह सभा क्या होगी? परिवारों का समूह और उनकी सभा, यानी 10 परिवार, 10 परिवारों से निर्वाचित 10 जन प्रतिनिधि परिवार समूह सभा। मैंने कल समझाया था, अगर थोड़ा बहुत मुझे कुछ याद है कल की बातें, कि जो 10 परिवारों का जो सोपान है, इसमें जो सबसे पहली सीढ़ी है, उस पहली सीढ़ी पर एक परिवार खड़ा है जिसके अंदर 10 व्यक्ति हैं। ऐसे ही 10 व्यक्तियों के 10 परिवार जब खड़े हो जाते हैं तो यहां से किस बात पर बात होती है? यहां बात होती है परिवार समूह सभा, यानी परिवारों के समूह की सभा। 10 परिवारों के जो मुखिया है, हर परिवार का एक मुखिया, फिर वो जब 10 परिवार के 10 मुखिया इकट्ठे होते हैं तो वो अपने आप में से उन 10 लोगों में से किसी एक का नाम सजेस्ट करते हैं। और ये नाम सजेशन भी कैसे होता है? उपयोगिता पूरकता विधि के आधार पर। जो आदमी उपयोगिता पूरकता विधि के को समझकर उसकी समझदारी के साथ कार्य व्यवहार करता, आचरण करता है, उस व्यक्ति के अनुसार उसको नेता कहा। अब बात क्या है? बाबा जी ने क्या बताया? 10 परिवारों से निर्वाचित 10 जनप्रतिनिधि परिवारों का समूह। 10 परिवार है, हर परिवार का एक मुखिया। तो ये जो 10 जनप्रतिनिधि हैं, इनके समूह को क्या कहा गया? परिवार समूह सभा। यानी
परिवारों के समूह की सभा। अगला क्या है बाबा जी बता रहे हैं? पहले परिवार समूह सभा में बात हुई, अगला है मानवीयतापूर्ण आचरण संपन्न। जब अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सहअस्तित्ववादी विधि से मानव आचरण करेगा तो सीधी सी बात है भैया, वहां पर मान्यतापूर्ण आचरण ही होगा, क्योंकि बात तो हम आचरण के लिए कर रहे हैं ना। उसमें क्या बताया बाबा जी? मानवीयतापूर्ण आचरण संपन्न होगा, परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या। जब 10 परिवार मानवीयतापूर्ण आचरण विधि के साथ रहेंगे तो हर मानव अपने आप को समान समझेगा, वहां पर कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होगा। अगला है परिवार सभा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या अनुसार पंचमुखी कार्यक्रम प्रवृत्ति यथा। यानी अब जो वो परिवार है जो सार्वभौम सूत्र व्यवस्था में जी रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है, वो पंचमुखी कार्यक्रम यानी 5 कार्यक्रम, मानवता के विकास के लिए जो 5 कार्यक्रम जिनकी हमने कल बात की थी, वही जो शिक्षा और संस्कार है, न्याय सुरक्षा है, उत्पादन है, विनिमय है और समस्त है। इन 5 मुखी कार्यक्रमों का जो कार्यक्रम है, जो योगदान है, जो उनकी प्रवृत्ति है, उनको समझा जाएगा। तो परिवार सभा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या अनुसार पंचमुखी कार्यक्रमों को देखती है। वही शिक्षा जैसे मैंने बताया। आगे चलते हैं पेज नंबर 30 की तरफ। ये जो 5 प्रवृत्ति मैंने बताई, इन्हीं प्रवृत्ति में मानव लगा हुआ। अगर हम मानव का क्रियाकलाप देखें तो मानव का सारा क्रियाकलाप किसमें है? या तो शिक्षा संस्कार में, शिक्षा संस्कार में नहीं है तो न्याय सुरक्षा में होगा, न्याय सुरक्षा में नहीं है तो उत्पादन में होगा, उत्पादन में नहीं है तो विनिमय में होगा, और विनिमय में नहीं है तो स्वास्थ्य संयम व्यवस्था में उसका कुछ न कुछ होगा। ये उसको देख। तो आगे 5 प्रवृत्तियों का परीक्षण, निरीक्षण, स्मृतिकरण, आकलन, कर्तव्य संयुक्त सत्यापन, जो 5 ये चीजें हैं, ये 5 चीजों में जो 5 आयाम है, जो 5 प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों में कार्य सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या है? उनका परीक्षण, निरीक्षण और समृद्धिकरण, उनको समृद्ध करना, अपने पैरों पर खड़े करना। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो परिवारों का परीक्षण, निरीक्षण, समृद्धिकरण, आकलन, कर्तव्य, संयुक्त सत्यापन, इन 5 चीजों का सत्यापन होगा, ये वेरीफाइड। यहां तक क्लियर है बेटा, या कुछ समझने में दिक्कत है? नहीं सर। क्या समझ में आया? कोई बच्चा डिफाइन कर सकता है अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसमें क्या क्या चीजें आई? लिख रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। कौन कौन बच्चा नोट कर रहा है, साथ के साथ कुछ अच्छी चीज आ रही है? तो वैसे तो बाबा जी ने पूरी अध्ययन सामग्री को इतना अच्छा लिखा है, इसका एक एक शब्द मानव जाति के लिए उपहार है। बाबा जी ने इस पुस्तक में ऐसे छोटे छोटे ऐसे मंत्र दे दिए हैं जिनके साथ जीने का आनंद बन जाता है। और मंत्र को भी देखते, हर एक सार्थक शब्द मंत्र। बाबा जी ने कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या कहे जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। इतने शब्द बाबा जी ने, इतनी सारी चीजें बाबा जी ने दे दी है। कितना आनंदित होता है मन, ये भी सारी चीजें हमें प्राप्त हो रही। तो अब 39.2 का जो सेकंड पॉइंट है उसके बाद पढ़ते हैं। हर परिवार मानव में 6 महिमा। अभी तक हम इस पर थोड़ा सा कनेक्टिविटी देखते हैं। ये बाबा जी इस हिस्से में यही बता रहे हैं कि जब जागृत मानव की परंपरा होगी तो उस परंपरा में मानव का आचरण कैसा होगा। तो अभी बाबा जी परिवार से आगे बढ़ रहे हैं। परिवार
और परिवार से आगे जो 10 परिवारों का समूह है उसकी तरफ बढ़ते। और यहाँ बाबा जी ने बताया कि क्या क्या कार्यक्रम, ये 5 आयामों पर बात की। लेकिन जब हम बात करते हैं समझदार मानव की, तो बाबा जी ने किसको समझदार मानव कहा है? तो बाबा जी कह रहे हैं कि इस समय प्रकृति में जो भी मानव है, या ये कहे कि जो भी समझदार मानव है, या किसे समझदार मानव कहेंगे, उसकी कसौटी के लिए 6 पॉइंट्स को दिया गया है, जिन्हें स्वायत्त मानव कहा गया है। ये जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक में भी आई। स्वायत्त मानव, समझदार मानव। तो किसको बाबा जी ने समझदार मानव कहा है? समझदार मानव होने के लिए नंबर 1, ये 6 पॉइंट है। नंबर 1 पर है स्वयं के प्रति विश्वास, फिर श्रेष्ठता का सम्मान, फिर स्व प्रतिभा में विश्वास, प्रतिभा के अनुसार व्यक्तित्व में विश्वास। वैसे पहले 5 थे, इसमें जो ये दूसरा और तीसरा, सॉरी, तीसरा और चौथा पॉइंट है, यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिखा है, वहां उनको अलग अलग लिया था। वहां उनको एक अलग अलग करके लिया था, यहाँ एक साथ लिया है। तो क्या बता रहे बाबा जी? प्रतिभा और का सम्मान और श्रेष्ठता का सम्मान, अपनी खुद की प्रतिभा की पहचान होना और श्रेष्ठता का सम्मान करना। यह बाबा जी ने दोनों को अलग 2 पॉइंट में दिया है। तो 1 नंबर पर जहां स्वयं के प्रति विश्वास है, दूसरा है श्रेष्ठता का सम्मान, तीसरा है प्रतिभा और विश्वास, प्रतिभा में विश्वास, प्रतिभा और व्यक्तित्व में विश्वास। ये था, अब इनको अलग अलग कर दिया है। 5वां है व्यवहार में सामाजिक। जो एक स्वायत्त या समझदार आदमी होगा, उसमें क्या क्या गुण हो, समझदार आदमी के गुण लिखे हैं। तो व्यवहार में सामाजिक होगा और उत्पादन में स्वावलंबी, यानी वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर आश्रित नहीं है, अपनी उपयोगिता पूरकता विधि के अनुसार वो कार्य करेगा। तो सहज प्रवृत्ति प्रमाण से निरीक्षण, परीक्षण, आकलन, आवश्यकता अनुसार समृद्धिकरण, संयुक्त सत्यापन। तो अभी जो सहज प्रवृत्ति है, इसमें क्या करेगा मानव? इन सारी चीजों को अपने में जांचेगा, उनका निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो समृद्धिकरण, संयुक्त सत्यापन। जो सत्यापन होगा वो भी समृद्धि के आधार पर। मैं समझदार हो गया हूं या नहीं हूं, मुझे स्वयं पर विश्वास आया है या नहीं आया, मैं एक सही मानव कैसे बन सकता हूं? अगर ये 5 या 6 गुण मेरे अंदर आ जाए, तो मैं प्रकृति का समझदार आदमी हूं। हम कहते हैं ना भी मैं समझदार हो गए, समझदार हो गए, क्या तुम्हें विश्वास है? कई बार अंदर ही विश्वास डूब जाता है, तो इसको समझदार मानव नहीं कहेगा। समझदार मानव का जो पहला ही स्टेप है वो स्वयं के प्रति विश्वास। यस, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूं। ये ऐसा अडिग विश्वास होना ही स्वयं के प्रति विश्वास है। अगला है श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, ये हम ऑलरेडी कर चुके। तो 39.2 का जो सेकंड पैरा है, ये भी हमने समाप्त कर लिया। अब इससे और आगे बढ़ रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप 10 सोपान को करेंगे। तो अभी हमने पहले 2 को किया, इसमें पहले एक परिवार है, फिर उस परिवार 10 परिवारों का समूह है। उनको क्या क्या नाम दिए गए थे वो कल आप किताब में अपना फोटो देख लेना, ग्रुप में मैंने शेयर किया है। आगे 39.2 का थर्ड पैरा, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सह अस्तित्ववादी व्यवस्था विधि से मोहल्ला, ग्राम और परिवार से। अब थोड़े और ऊपर चल रहे, पहले 10 परिवार, फिर 10 परिवार से क्या बनी? परिवार सभा, फिर 100 परिवार हो गए तो क्या बन गया? क्योंकि 100 परिवार होते हैं तो 1000 आदमी के आसपास हो गए, एक परिवार में 10 है तो 100 परिवार इकट्ठा हुए, तुम्हारे पास एक बन गया मोहल्ला या ग्राम।
तो ये जो सभा बनेगी, एक मिनट थोड़ा भानु थोड़ा पानी दे रहे बेटे, इसको धो के थोड़ा पानी दे रहा, दे दो। तो अब अभी हम 2 स्टेप पर आए थे, परिवार और फिर 10 परिवारों का समूह, जिसको अभी परिवार सभा कहा गया, क्योंकि परिवारों के मुखियाओं की सभा तो बन गई परिवार सभा। तो बाबा जी इसमें आगे बता रहे 339(2) का जो 3rd पार्ट है, 10 परिवार समूह सभा में से निर्वाचित प्रतिनिधि। ये जो 10 परिवार वालों का समूह है, मैंने कल क्या समझाया था, एक परिवार उसका एक प्रतिनिधि यानी मुखिया, ऐसे ही 10 परिवार उनके 10 के 10 अलग अलग प्रतिनिधि। अब ये 10 प्रतिनिधि, अब देखो पहले भी आदमी जो परिवार था 10 लोगों का था, अब इन 10 परिवारों में से 10 लोग छट के आए, तुम देखो कि 10 लोगों का एक परिवार बन गया, इस परिवार का भी एक मुखिया। फिर ऐसे अगले स्टेप पे भी 10 मुखिया खड़े हो जाएंगे, 10 अलग अलग मोहल्लों से, फिर 10 में से एक निकलेगा। तो यहाँ एक ही प्रोसेस अंत तक काम करेगी कि 10 में से एक, 10 में से एक, 10 में से एक लेना। बाबा जी भी बता, 10 परिवार समूह सभा में से निर्वाचित प्रतिनिधि जिनका हमने निर्वाचन किया, 10 जनप्रतिनिधि परिवार सभा से मनोनीत 5 समितियां। अब क्या करना, जो 5 समितियां बनी थी ये गांव से ही काम करना शुरू कर देगी। थैंक यू। तो जो 5 हमारे जीने के आया, ये कोई बाहर से तो आएगा नहीं। बच्चों में शिक्षा संस्कार, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य, न्याय सुरक्षा और जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, इसको करेगा कौन? हम में से ही कोई करेगा। तो ये अलग अलग समितियां बनेगी, 5 समितियां बनेगी। कहाँ बन रही है? जब हमारे पास 100 परिवार हो, 100 परिवारों के साथ ये समितियों का गठन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब 100 परिवार होते हैं तो उन परिवारों को जोड़े रखने के लिए, जोड़ना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम 10 परिवार ये ठान ले कि हम सहअस्तित्ववादी विधि से बढ़ते हुए आगे कार्य व्यवहार करेंगे, तो वो शुरू करना, वो स्टार्टिंग में तो जोश में आके काफी लोग मिल जाते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, चलो हम भी करते हैं। लेकिन जरूरी चीज क्या है, वो जुड़ना जरूरी नहीं था, वो जुड़कर उसका नित्य वर्तमानित होना, उसकी कंटिन्यूटी रहना, ये जरूरी था। हमने क्या समझ लिया कि भैया कोई संगठन बनाना है, कोई कार्य रूप करना, कुछ भी करना है, पहले सबको इकट्ठा करो। तो इकट्ठा तो कर लिया, अब इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं था, इकट्ठे रहकर आगे कार्य व्यवहार करना, ये उसको देखिए। तो बाबा जी ने देखा कि जब 100 परिवार जुड़े तो इन 100 परिवार आगे बने रहे, इनका जो भाईचारा है, प्यार प्रेम है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे, उसके लिए क्या किया जाए? उसकी वो तभी होगी जब आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा और संस्कार सुलभ हो जाएगा। तो जिस मानव में जो जो प्रतिभा है, अब क्योंकि गांव में तो सभी लोग हैं और सभी मिलकर अलग अलग काम कर रहे हैं, तो गांव में जिस व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को अपना उपयोगिता पूर्वकता विधि से आगे तक लेके जाएगा और उस सबको सिखाएगा। इतना ही। तो जब ये 100 परिवार समझदार हो गए तो इनकी जिम्मेदारी क्या है कि मानवीय शिक्षा संस्कार समिति बनाई जाए, जो बच्चों को ऐसी शिक्षा और संस्कार देगी। अब दूसरी समिति बनेगी,
अब ये कहा जाए कि जब 100 परिवार होते हैं तो 5 समितियां बनती है और 500 समितियों का यहाँ पर गठन होगा। और इन 500 समितियों में जो लोग हैं, ग्राम, मोहल्ला, ग्राम परिवार, सभा, सहज परियोजनों के अर्थ में, और 10 परिवार समूह सहज आवश्यकता के अनुसार समिति में कार्यरत व्यक्ति का दायित्व निश्चित रहेगा। इसमें जिस भी व्यक्ति को उपयोगिता पूर्वकता विधि के साथ जोड़ा जाएगा, उस व्यक्ति के दायित्व और कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को उन्हें मानना ही पड़ेगा। और तुम समझ ही जाओ कि जब जागृति के लिए मानवीयतापूर्ण आचरण वाली जो परंपरा तैयार हो रही है, तो इसमें कुछ भी बुरा तो नहीं होगा। इसमें जो भी क्रियाकलाप किया जाएगा वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को फलित होने के रूप में ही किया जाएगा। यहां तक कितना समझ में आया बेटा जी? बताइए। आज हमने 2 पेज पढ़ लिए और जैसे ही ये और 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कल छुट्टी रखे गए, है ना। अब आप ये देखो कि कल की छुट्टी रखनी है या दिवाली की छुट्टी रखनी है। दिवाली कब की है? सर 20 की। 20 की है ना, और आज कितना 17 है, तो हम 18 क्लास लेके 19 की छोटी दिवाली है संडे की, तो 19-20 की छुट्टी रख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे। तो कल हम कितने क्लास ले लेते हैं, और क्लास लेकर ये 39.2 और 39.2 का चौथा 5वां पॉइंट है, इनको समाप्त कर देते हैं। फिर ये जो मानवीय शिक्षा नीति का प्रारूप है, बाबा जी ने जो मानवीय शिक्षा नीति बनाई है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, इसका प्रारूप क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के बाद हम इस पुस्तक को अभी छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमने वो पुस्तक बीच में छोड़ी थी, हालांकि उसका पठन कार्य तो हमने किया था, बाबा जी के क्वेश्चन आंसर रह गए थे, और हमने डिसाइड भी किया था कि संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर को लेके हम, लेकिन व्यस्तता के कारण या इस बुक में इतना आनंद आया कि वो रह गया, तो इसमें हम रहने नहीं देंगे। इसमें इसके बाद ये जो शब्द दिए गए, परिभाषा के कुछ शब्द इस पुस्तक में आए, जो बार बार शब्द इस पुस्तक में आए, बाबा जी ने उनकी परिभाषित करते हुए इसी में परिभाषा संहिता का एक अंश दे दिया। हमें इन शब्दों में जो अर्थ छिपा है उसको, और इन शब्दों के पीछे जो वस्तु है वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। तो ये कैसी यात्रा है कि अभी हम वस्तुओं को जिस रूप में देख रहे हैं उससे आगे बढ़कर देख पाना। कोई भी वस्तु खाली उसके रूप से हमारी समझ में नहीं आती। अगर मैं किसी सांप को देखूं तो सांप की स्किन पर हाथ फेर के देखो, कितना मस्त चिकना चिकना लगता है। तो सांप को जब मैं देखता हूं तो केवल मैं दृष्टि से नहीं देखता। एक तो मैंने खाली सांप को देख लिया, पहली बार सांप को देखा, ओ अच्छा लगा, और फिर उसी सांप ने मुझे डस दिया। तो अभी तक मैंने सांप को किस रूप में पहचाना था? उसके रूप, रंग, आकार के आधार। अब समझदारी पूर्वक मुझे वो किस प्रकार पहचानना है, यानी कि वो सांप, उस सांप की इस व्यवस्था में, इस प्रकृति में क्या रोल, वो रोल समझ में आना, वो वस्तु समझ में आना, यह वास्तविकता। तो हमारी जो बात थी, हमने कहा था कि साक्षात्कार होना है। अभी हम जो प्रियहित लाभ वाली दृष्टि के साथ जी रहे, समझ के पश्चात जब इस दृष्टिकोण का विकास होगा, तो बाबा जी ने कहा है जब ये चीजें होगी तो हमें साक्षात्कार होगा, यानी जो वस्तु जैसी है वैसी दिखने में आएगी। तो इस परिभाषा संहिता में जो शब्द है वो उसी रूप में है। उस शब्द से अर्थ तक और अर्थ तक वास्तविकता, अर्थ से
वास्तविकता तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज के इस पठन कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। बताइए। ठीक है, आपका सवाल नहीं है तो कल हम शाम को मिलते हैं। समय 8:30 का ही है, कुछ ऊपर नीचे होगा तो ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी। चलो, ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट।